नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। हम अपने घटना चक्र के जो हमारी पुस्तक चल रही है घटना चक्र की, जिसे हम भारतीय इतिहास के नाम से जानते हैं, इसी में ही हम अपना आधुनिक इतिहास को या आधुनिक भारतीय इतिहास को पूर्ण करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। और इसमें हम देख रहे हैं, देखो, आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास में भी जो हम देख रहे हैं वो विविध पार्ट चल रहा है हमारा, क्योंकि लगभग आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो समाप्ति के कगार पर है। अब इसी में ही आपको विविध देखना है। आप देखो, इसी के क्रम में ये जो आपका लेक्चर नंबर होगा, ये आज लेक्चर नंबर 39 होगा। अब इसी का ही पार्ट होगा, ये कह लो कि जो विविध वाला पार्ट चल रहा है इसका पार्ट नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 39 के तहत पार्ट नंबर आपका ये 2 आएगा। और इसी में ही हम देखेंगे कि विविध प्रकार से सवाल किस प्रकार से आपके बनते हैं, क्योंकि विविध का क्या होता है, देखो, दो टॉपिकों को जोड़ेगा, तीन टॉपिकों को जोड़ेगा, उसमें से कुछ स्टेटमेंट ढालेगा अलग अलग तरह से, और फिर आपसे सवाल पूछेगा कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है और कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो उसी के बारे में आपको यहाँ पर आंसर देने होंगे। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज ये इसका लेक्चर नंबर, आज आपका ये कह लो कि 39 के साथ ये इसका पार्ट नंबर 2 होगा। और ये जो आपका वीडियो होगा ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ, एआरओ और जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। अब देखो, पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसको कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताया है आपको। कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसमें प्लस 15 क्वेश्चन भी करा दिए थे आपको। और आज हम शुरुआत करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 16 से। चलो आगे बढ़ते हैं हम लेकर इसको। जैसे 16 क्वेश्चन कहता है कि 16 नंबर, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपयुक्त कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? को उपयुक्त कथन का जो श्रेय दिया जाता है वो लॉर्ड एटली को दिया जाता है। अर्थात ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं है, मतलब ये है कि सब कुछ कर दिया और फिर भी ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं करा। तो वही कहानी इसकी भी है, लॉर्ड एटली की भी। ब्रिटेन में श्रमिक दल के प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को भारत को शीघ्र स्वतंत्रता प्रदान करने की ऐतिहासिक घोषणा की, और उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, ये किसने कहा था? देखो, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, वो अरबिंदो घोष साहब ने कहा था। आंसर आपका इसमें भी बी होगा। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। अरविंद घोष जो 1872 में जन्मे और 1950 में उनका देहांत हो जाता है। 10 वर्षों तक, लगभग 10 वर्षों तक, 1901 से 1910 तक, विशेषकर बंगाल विभाजन के दौरान राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय बने रहे तथा स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रमों का प्रतिपादन करने वालों में शामिल रहे। इन्होंने यह विचार व्यक्त किया था कि राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे राष्ट्र का जीवन प्राण है। नेक्स्ट, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला, अर्थात जो 1893-94 की है, सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो इन लेखों के लेखक थे अरविंद घोष। देखो, सर्वहारा वर्ग जो संबंधित है ये कार्ल मार्क्स से संबंधित है। ये आप जब विश्व इतिहास पढ़ेंगे ना तो वहां पर आपको पता लगेगा कि कार्ल मार्क्स का समाजवाद क्या कहता है, सर्वहारा वर्ग क्या है, ये आपको उसी में पता लगेगा। नेक्स्ट, तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष ढुलमुल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला अर्थात न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। नेक्स्ट, अब कहता है कि देखो, इन्हें कालानुक्रम में सजाना है, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, आपको ये ध्यान रखना है और सही उत्तर का चयन करना है, इसमें कौन सा सही बनेगा। अब देखो, इसमें कौन सा सही होगा। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी इंडिया की स्थापना की गई। अब देखो, यहाँ पर गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी ना वो 1913 में हुई थी। अब आप यहाँ पर खुद ही मैच करा लेंगे यदि आपको इनकी डेट पता है तो। अब देखो, नेक्स्ट है आपका गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी वो 1905 में हुई थी। और हिक्की द्वारा जो बंगाल गजट निकाला गया था वो 1700 आपका 80 में निकाला गया था। और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1784 में। अब आप इसमें मैच करा लो, क्रम से लगा लो। पहले देखो इसमें कौन आएगा, पहले आएगा आपका 1780 वाली, तो 3 आएगा। अब इसमें 3 देखो, पहले ना तो ए में है ना ही सी में है और डी में तो है। अब अगला देख लो, तो 3 के बाद क्या आएगा फिर? 3 के बाद 1780, फिर आएगा 1784। तो 3, पहले 3 आ जाएगा और फिर उसके बाद में आपका 4 है। तो दोनों में, ये बी में भी अगला देखो तो। अब 1784 के बाद क्या आएगा? 1905, तो 2 आएगा आपका। अब आपका आंसर बी बनेगा इसमें, ठीक। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बंगाल गजट का प्रकाशन बंगाल गजट का जो प्रकाशन हुआ था 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा हुआ था। और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा कि मैं
मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें। ये कहा था एनी बेसेंट ने। आंसर आपका इसमें डी होगा। मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें। एनी बेसेंट जी ने ये कहा था। किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। देखो ये कहा था स्वयं। अब इसमें देखो ऑप्शन मैच करा लो। इसमें ना इसमें ऑप्शन आपका एक से अधिक भी हो सकता है और उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो सकता। आंसर इसका यही लगेगा। जैसे उपयुक्त कथन महात्मा गांधी का है। उन्होंने लुई फिशर को दिए हुए गए साक्षात्कार में ऐसी बात कही थी। नेक्स्ट, किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? देखो सामाजिक उत्थान का कार्य किसने किया था? गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक साहब ने। नेक्स्ट, गांधी एवं तिलक दोनों ने ही भारत का व्यापक दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया। तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वह महात्मा गांधी के अग्रगामी भी थे। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट का चयन करना। देखो आप देखते हैं इसमें कौन सा सही है। प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, ये ठीक है यहाँ तक, परंतु बाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए, ये आपका राइट है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय राय भी शामिल थे। तो हाँ जी, स्वराज पार्टी के जो गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल थे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कथन आपके दोनों ही ठीक है। आंसर आपका सी होगा। प्रारंभ में लाला लाजपत राय असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, कारण वह कांग्रेस की प्रार्थना अनुनय विनय की नीतियों से असंतुष्ट थे। लेकिन बाद में सितंबर 1920 में कांग्रेस ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कलकत्ता में एक विशेष सत्र आयोजित किया और असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया। अतः कथन एक सत्य है। गांधी जी द्वारा 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड के बाद में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इससे नाराज होकर सीआर दास एवं पंडित मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसमें लाला लाजपत राय भी शामिल हुए। लेकिन 16 जून 1925 को सीआर दास की मृत्यु के बाद लाला लाजपत राय और पंडित मदन मोहन मालवीय ने स्वयं सत्ता के बंटवारे और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर मतभेद के चलते पार्टी छोड़ दी। नेक्स्ट, किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी जीवी मावलंकर साहब ने, अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर साहब ने। जीवी मामलंकर ने वर्ष 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे। ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की। इस संदर्भ में अंग्रेजों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि आपकी विग इस गर्म जलवायु के अनुकूल नहीं है। वे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। देखो कौन कौन से सही होंगे इसमें। 1 जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी संघ की स्थापना की थी। नहीं, ये आपका सही नहीं है क्योंकि जो स्थापना हुई थी वो 1951 में हुई थी। अब नेक्स्ट कहता है आपका पीसी घोष टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। ये ठीक है आपका। इसका मतलब पहला गलत है और दूसरा सही है, तो आंसर क्या लगेगा? वर्ष 1951 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। पीसी घोष और टी प्रकाशन किसान मजदूर प्रजा पार्टी के सदस्य थे। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी के विलय के परिणाम स्वरूप सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी? देखो ये हुई थी आपकी 6 दिसंबर 1956 को। आंसर आपका बी होगा इसमें। प्रख्यात संविधानविद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? कौन प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते? तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब। आंसर इनका ए लगेगा इसमें। नेक्स्ट है गुरुदेव की संज्ञा प्रसिद्ध साहित्यकार साहित्यिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को प्रदान की गई। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को श्री देवेंद्र नाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ था। 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया जो विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। 1913 में उनके गीतों की पुस्तक गीतांजलि को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और यह भी ध्यान रखना कि साहित्य के क्षेत्र में एशिया में पहला पुरस्कार इनकी पुस्तक गीतांजलि को ही दिया गया था। Next, रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? देखो रविंद्रनाथ टैगोर की जो मृत्यु हुई थी वो 1941 में हुई थी। जन्म 1861 में और मृत्यु 1941 में।
नोबेल पुरस्कार विजेता जिन्हें 1913 में गीतांजलि के प्रणेता रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की आयु में हुई। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए विश्व भारती नामक संस्था की स्थापना की। उनका जन्म 1861 में बंगाल में हुआ था। वह जनमानस में गुरुदेव के नाम से विख्यात थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो महान प्रहरी की संज्ञा दी थी महात्मा गांधी जी ने। आंसर इसका बी बनेगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी अर्थात ग्रेट सेनेशियल महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी का मानना था कि वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे नैतिक बल प्रदान करते थे। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखना है, असत्य छांटना है इसको। उन्होंने प्राचीन भारत और संस्कृति का गौरव गान किया था, ये ठीक है। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा, ये भी ठीक है। उन्होंने अनेक गीतों में मराठों के बहादुरी का खंडन किया, ये भी ठीक है। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया था, नहीं, ये ठीक नहीं है। इसका मतलब आंसर आपका डी ही होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन नहीं किया था। उनके उपन्यास घरे बारे में स्वदेशी आंदोलन की आर्थिक पक्ष के दुष्परिणामों का एक मुस्लिम व्यापारी की व्यथा के माध्यम से चित्रण किया गया है। अन्य सभी विकल्प सत्य हैं। साथ ही स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने को उन्होंने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। यह कथन किस क्रांतिकारी का है कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो? तो ये कथन कहा था रास बिहारी घोष साहब ने। देखो ऐसे कथन, उत्तेजित कथन कौन कहेगा? ऐसे उत्तेजित कथन कहते हैं केवल और केवल गर्म दल के लोग, ये ध्यान रखो। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। आंसर आपका ए होगा। जय जवान जय किसान का नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने कहा था कि आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो ये कहा था स्वयं महात्मा गांधी जी ने। आंसर आपका ए हो। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था के समय महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़े रहना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने लिखा था कि भारत भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो ऐसा कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। आंसर आपका डी लगेगा इसमें। क्यों कहा था ऐसा? देखो, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में कहा था कि महात्मा गांधी ने अपने देश की सेवा प्रदान की है, अपने देश को सेवा प्रदान की, तथा वे आगे भी ऐसी असाधारण सेवाएं प्रदान करते रहेंगे, परंतु भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। नेक्स्ट, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, उपयुक्त कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू साहब को। आंसर आपका बी होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात यह कहा था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि प्रतीक्षा नहीं कर सकती। नेक्स्ट, किस वर्ष बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी? तो बंबई में हुई थी 1854 ईस्वी में। आंसर आपका डी होगा। सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही। सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 में मुंबई में ही कावसजी डाबर द्वारा खोला गया। इसका नाम स्पाइनिंग एंड विंग कंपनी बॉम्बे रखा गया था। नेक्स्ट, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य कहा था? तो ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने। आंसर इसका सी लगेगा। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए बनी नहीं है। उक्त कथन भारतीय राजनीतिज्ञ के पितामह कहे जाने वाले प्रख्यात राजनीतिक राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक दादा भाई नौरोजी के हैं। नेक्स्ट, भारत में बॉय स्काउट अर्थात बालचर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये थे बेडेन पावेल। बेडेन पावेल को कहा जाता है। बॉय स्काउट अर्थात बालचर और सिविल गाइड आंदोलन का प्रारंभ यूनाइटेड किंगडम में उस समय हुआ था जब लॉर्ड बेडेन पावेल ने वर्ष 1907 में ब्राउन सी द्वीप में एक स्काउट कैंप स्थापित किया। 1908 में उसने शाउटिंग फॉर बॉय प्रकाशित किया। इसके बाद यह आंदोलन यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ पूरे विश्व में फैल गया। तदनुसार भारत में बॉयकॉट और सिविल गाइडेड आंदोलन के जन्मदाता बेडेन पावेल थे। भारत में स्काउटिंग वर्ष 1909 और गाइडिंग वर्ष 1911 में प्रारंभ हुई थी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? देखो, रखमाबाई मुकदमा जो केंद्रित था, महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार इस पर नहीं था, सहमति की आयु पर था और दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन था, इन दोनों पर था। अर्थात 2 और 3 लगेंगे, तो बी आंसर होगा इसका। भारतीय इतिहास में 1884 में का दादा
जी भीकाजी बनाम रखाम बाई बम्बई राज्य का मुकदमा सहमति की आयु तथा दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन पर केंद्रित था। इस मुकदमे की सुनवाई बम्बई हाई कोर्ट में जे पिन्हे की पीठ में हुआ था। ध्यातव्य है कि रखम बाई के इस केस ने भारत में एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के पारित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कानून के तहत 12 वर्ष की कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। Correct. भारत के स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, रोलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, ये आपका ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की गठित किया था, ये भी ठीक है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, ये भी ठीक है। 1931 के कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता हुआ था। देखो, कराची अधिवेशन में नहीं हुआ था, हालांकि गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 को, लेकिन कराची अधिवेशन में नहीं हुआ था। तो आंसर आपका इसमें टी लगेगा। नवंबर 1930 में लंदन में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में का कांग्रेस ने विरोध किया और इसमें भाग नहीं लिया, जिससे यह सम्मेलन निष्फल रहा। तेज बहादुर सप्रू, बी.एस. शास्त्री, एम.आर. जयकर, कुछ ऐसे उदारवादी नेताओं के प्रयास से गांधी इरविन समझौता हुआ। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे संबंधित प्रस्ताव गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू से प्रस्तुत कराया था। यह प्रस्ताव निर्विरोध पारित किया गया, अतः कथन आपका क्या है, डी असत्य होगा। जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्न कथनों पर ध्यान दें और पूछता है कि इन कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। अब देखो, कौन सा सही नहीं है। वे 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे, ये नहीं है। उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की थी, ये भी नहीं है आपका। संविधान सभा की अध्यक्षता नहीं की जवाहरलाल नेहरू साहब ने। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था, ये भी गलत है आपका। इसलिए आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। संविधान सभा की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी तौर पर की थी, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्थायी तौर पर इसकी अध्यक्षता की थी। संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल तथा स्वतंत्रता से पहले में भी जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे। नेक्स्ट, मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। उक्त संबंधित है, कथन जो है किससे संबंधित, देखो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। आंसर आपका डी लगेगा इसमें। मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह कथन जवाहरलाल नेहरू साहब का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है, तो साम्यवाद का उच्चतम पुजारी जवाहरलाल नेहरू को ही कहा जाता है, ये आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू के विचारों में मार्क्सवाद सहित समाजवाद का विश्लेषण व्याख्या मिलती है। नेहरू के समाजवादी रुझान के विषय में जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस अर्थात वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्रचार विभाग द्वारा कम्युनिस्ट लाइक्स डिसलाइक्स नाम से एक पर्चा छपवाया गया, जिसमें नेहरू को साम्यवाद का उच्चतम पुजारी के रूप में वर्णित किया गया। यद्यपि सरकार के उच्च अधिकारियों ने ऐसे प्रयास न करने और साम्यवादियों के साथ तुलना न करने की सलाह दी थी। नेक्स्ट, समाजवाद का समर्थक कौन था। 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्य जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था, ऐसा कौन था, ऐसे थे जवाहरलाल नेहरू साहब। आंसर आपका बी होगा इसमें। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे और नेहरू ने वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्य जमींदारवाद पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। उन्होंने नवंबर 1927 में सोवियत संघ की यात्रा भी की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है, तो जवाहरलाल नेहरू की जो जीवनी लिखी है वो लिखी है फ्रैंक मॉरिस ने। आंसर ए होगा इसका। साराबंदी आंदोलन जो 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, तो वो साराबंदी जो आंदोलन हुआ था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था, देखो गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदौली में 1922 में के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। बारदौली के मेड़ता बंधुओं अर्थात कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में 1922 के से आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पटेल ने के नेतृत्व में 1922 में कोई कर न आंदोलन चलाया गया, अर्थात कोई कर का मतलब है सारा बंदी, कोई कर नहीं देने का अर्थ है सारा बंदी। राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था। ऐसे थे बाइकॉट, मतलब बाइकआउट करना है हर चीजों का, जो अंग्रेजी वस्तु है उनका बाइकआउट करना। आयरलैंड के सी बाइकॉट के नाम पर ही बाइकॉट शब्द का प्रयोग आधारित है। सी बाइकॉट ने ही सर्वप्रथम 1880 में भू राजस्व कम न करने के संबंध में इस विद्या का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था। भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे
भेजा गया था, तो इसे भेजा गया था एम एन जोशी साहब को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात आईएलओ 1919 में अस्तित्व में आया था। अक्टूबर 1919 में वाशिंगटन में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में एम एन जोशी को भेजा गया, जबकि उनके सलाहकार के रूप में बीपी वाडिया को भेजा गया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना गया, जो कि क्या है, पूरी तरीके से गलत साबित होता है। निम्न कथनों पर विचार करना है और कहता है कि निम्न में से कौन सा सही होगा। देखो सभी सही दे रखे हैं इसमें, अब देख लेते हैं कि कौन सा सही है। अब इसमें देखो, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, ये आपका बिल्कुल राइट। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था। इसका मतलब क्या, ये प्रकाशित किया था? हाँ जी, ये भी प्रकाशित किया। लाला लाजपत राय द पीपल समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे, ऐसा नहीं है, संबंधित थे। आंसर इसका, ये तो तीन तो हटा, और जहां जहां तीन तीन है उसे वहां से हटा दो। अब अगला देखो, कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ये भी ठीक है। इसका मतलब आपका सी बनेगा, एक दो और चार सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र अर हिलाल को 1912 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना राजाराम मोहन राय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर 1817 में की थी। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी भाषा के साप्ताहिक समाचार पत्र द पीपल का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट, फिर से कालानुक्रम में सजाना है और कहता है कि कूट में सही उत्तर का चयन करना है। अब आपको देखो कालानुक्रम में कैसे सजाएंगे आप इसको। करजन वायली की हत्या, करजन वायली की जो हत्या हुई थी वो हुई थी 1909 में। खुदीराम बोस को मृत्युदंड दिया गया था, तो खुदीराम बोस को मृत्युदंड दिया गया था 1908 में। और बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था आपका 1881 में। और अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1912। अब आप इसे मैच करा सकते हैं, तो कौन सा बनेगा इसमें? देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, तीसरा 1881 वाला, तो इसमें पहला तीसरा, तीसरे को देख लो। इसे भी सी को भी हटाओ और बी को भी हटाओ। अब इसके बाद जो बनेगा आपका वो बनेगा आपका दूसरा, तो खुदीराम बोस, तो दूसरा इसमें लगा लो, तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका मतलब 3 2 1 4 इसका आंसर बन जाएगा, ये आंसर लगेगा। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन 1881 में हुआ। खुदीराम बोस को मृत्युदंड की सजा 1908 में मिली। करजन वायली की हत्या 1909 में हुई और अल हिलाल का प्रकाशन हुआ था 1912 में। नेक्स्ट, निम्नांकित घटनाओं में कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? देखो कालक्रम के अनुसार कौन सी तीसरे स्थान पर आएगी, इसमें पहले देखो आपको सारे पता होने चाहिए कि कब कब घटना घटी है। देखो चंपारण 1917 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो आपका 1942 में हुआ था, और जबकि जो दांडी मार्च निकला था वो आपका 1930 में निकला था। अब आप देखो कि कौन सी घटना तीसरे स्थान पर आती है, तो पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा आपका दांडी मार्च आ जाएगा, जबकि चौथा आएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन। इसलिए आंसर क्या बनेगा? अब आपका डी बनेगा इसमें। दी गई घटनाओं का कालानुक्रम इस प्रकार है। चंपारण आंदोलन 1917 में, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला, दांडी मार्च 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। फिर से भारत में ब्रिटिश औपनिवेश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और ये देखना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। अब देखो, महात्मा गांधी गिरमिटिया अर्थात इंडेंजर्ड लेबर पार्टी के उन्मूलन में सहायक थे, ये ठीक है आपका। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भारत से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था, ये आपका गलत है। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने का परिणाम औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था, ये भी आपका ठीक है। इसका मतलब एक और तीन सही है, इसका मतलब बी आंसर लगेगा आपका। गिरमिटिया मजदूर उन्हें कहा जाता था जिन्हें भारत से बाहर ब्रिटिश उपनिवेशों में निर्धारित अवधि के लिए मजदूर के रूप में ले जाया जाता था। उनकी दशा बंधुआ मजदूरों जैसी थी। गांधी जी ने जैसे पहले दक्षिण अफ्रीका में 1894 में गिरमिटिया मजदूरों के पक्ष में आवाज उठाई थी, 1914 में गांधी स्मट समझौते द्वारा इन मजदूरों पर लगने वाले 3 पौंड का कर समाप्त हुआ। भारत आने पर गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड से गिरमिटिया पद्धति को समाप्त करने के लिए वार्ता की और अंततः जुलाई 1917 में गिरमिटिया पद्धति प्रतिबंध कर दी गई। इस प्रकार कथन एक सही है। गांधी जी के दांडी मार्च से और 6 अप्रैल 1930 को उनके द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के बाद देश भर में भारतीयों द्वारा नमक कानून का उल्लंघन प्रारंभ कर दिया गया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जवाहरलाल नेहरू, महादेव देसाई आदि बहुत से कांग्रेसी नेताओं एवं सत्याग्रहियों को जेल भेज दिया गया और ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। इस प्रकार कथन आपका तीन भी सही है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड चैम्सफोर्ड द्वारा बुलाए गए युद्ध सम्मेलन जो अर्थात 1918 अप्रैल 1918 में महात्मा गांधी ने ब्रिटेन के पक्ष को न्यायोचित मानते हुए भारत के सहयोगियों का समर्थन दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि ब्रिटिश सरकार का युद्ध में समर्थन करने से भारत का डोमिनियन स्टेटस
प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अतः कथन दूसरा सत्य नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो ये थी अरुणा आसफ अली। इन्होंने सबसे अधिक योगदान दिया था। नेक्स्ट, अरुणा आसफ अली एक राष्ट्रवादी मुसलमान और स्वतंत्रता सेनानी थी। उनका मूल नाम अरुणा गांगुली था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे स्वयं और सुचेता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की दो प्रमुख महिला संगठनकर्ता थीं। अरुणा आसफ अली ने भारतीय राजनीति में 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान दिया। 1950 में वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया से जुड़ गई। कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग नेशनल फेडरेशन इंडियन वोमेन अर्थात NFIW के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वर्ष 1958 में दिल्ली की मेयर चुनी गई। उन्होंने पेट्रियाट नामक समाचार पत्र तथा लिंक नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और 29 जुलाई 1996 को उनका निधन हो गया। नेक्स्ट, हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लोगों के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो यह बात कही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने। डी आंसर होगा आपका। प्रसंगत कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1946 में बिहार में मुस्लिम लीग द्वारा कराए जा रहे दंगों के संदर्भ में कहा था। नेक्स्ट, 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया गया था। तो ये उठाया था मौलाना हसरत मोहानी साहब ने। आंसर आपका डी होगा इसमें। 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। नेक्स्ट, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? तो सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया था लॉर्ड माउंट बैटन ने। डी आंसर होगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 6 जनवरी 1899 से 1818 तक और 1918 तक चला और 1905 तक, नवंबर 1905 तक चला। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 3 अप्रैल 1926 से 18 तक हुआ। 3 अप्रैल 1926 से 18 अप्रैल 1931 तक। लॉर्ड लिंथिंगो का कार्यकाल 18 अप्रैल 1936 से 1 अक्टूबर 1943 के बीच रहा था। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी आंगा खान ने। आंसर ए होगा इसका। आंगा खान ने 31 दिसंबर 1928 से 1 जनवरी 1929 तक दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन की पृष्ठभूमि 10 सितंबर 1928 को आई नेहरू रिपोर्ट थी, जिसमें बड़ी संख्या में केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के मुस्लिम सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित शिमला पत्र जारी किया गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि मुस्लिमों के सहमति के बगैर कोई संवैधानिक सुधार मंजूर नहीं होगा। नेक्स्ट, अगस्त 1923 में बनारस के हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता की थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। आंसर आपका इसमें डी बनेगा। अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई। इसमें लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें सनातनी हिंदू, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख और पारसी भी सम्मिलित थे। नेक्स्ट, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा साहब को। ए आंसर होगा आपका। सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा के विषय में इतिहासकार प्रमोदानंद दास ने अपने लेख में उन्हें आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना। निसंदेह बिहार के बंगाल से पृथक्करण आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों का प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन में सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रम से सबसे करीबी वर्ष को पहचानिए। अब देखो सबसे करीबी वर्ष जो था वो 1925 यही था आपका। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों ही 1925 में हुए थे। जैसे और देखो भारतीय की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में क्रम से कानपुर और नागपुर में हुई थी। दोनों की डेट एक ही है, 1925। अब देखो ये जो पार्ट है आपका पार्ट 2, इसको हम यहीं रोकते हैं पार्ट 2 को। तो देखो यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। मैंने वहां पर 1 से लेकर 40 लेक्चर तक आपको पीडीएफ अपलोड कर दिए और पिन भी कर रखा है वहां पर, और तो वहां से आप उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको कंप्लीट हिस्ट्री का, कंप्लीट पॉलिटी का और कंप्लीट हिंदी के नोट्स चाहिए, जो मैंने आपको तीनों ही यूट्यूब पर पढ़ा दिए हैं, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के पीसीएस के प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा दिए हैं, तो यदि आपको उनमें से किसी का भी पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।